नमस्कार, स्टडी IQIS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर के बारे में जो यूपीएससी 2022 में आया हुआ है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पेपर कैसा आया हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से हमें एग्जाम्स में इनके आंसर्स लिख कर आने थे और आगे किस तरीके से हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करना है, इनके बारे में भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये पेपर कैसा रहा और ये किसके अंतर्गत ये हम बात करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो आपका जो मेंस का पेपर है, इस मेंस के पेपर में हम बात कर रहे हैं जीएस पेपर 3 के बारे में। जीएस पेपर 3 में आपको मिक्स क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपका इसमें एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चंस हैं, पर्यावरण के भी, और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस हैं। आज हम जीएस पेपर 3 के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर इस पेपर को देखेंगे आप तो यहाँ से आपको देखने मिलता है कि भाई जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है वहां से सीधे तौर पर आपको 40 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं। मतलब आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से इस पेपर के अंदर 40 नंबर स्कोर कर सकते थे। आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मेनली डील करने हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो आया है वो 10 नंबर में आया है, जो आपको 150 शब्दों में लिखना है। इसके अलावा 2 प्रश्न जो आए हैं आपको वो 15 नंबर के हैं, जिनको आपको 250 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ से 30 नंबर का आया है और इस तरफ से 10 नंबर का आया है। तो ये पूरे के पूरे 40 नंबर का यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा गया है। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज थी, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं किस पे, 10 मार्कर के ऊपर। जो 10 नंबर का क्वेश्चन था जिसकी वर्ड लिमिट कितनी थी, 150 शब्द, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज is deposited on the surface of planet Earth. What are the natural process this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? हर साल ग्रह पृथ्वी की सतह पर बड़ी मात्रा में पौधे सामग्री सेल्यूलोज जमा की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अन्य अंतिम उत्पादों के उत्पादन से पहले ये सेल्यूलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है? अब अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न से क्या पता चल रहा है, यहां पर सीधे सीधे तौर पर बात की जा रही है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि आप 4 तरह के जटिल पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो उसके अंदर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा होता है, जिनको कार्ब्स कहा जाता है। वसा मतलब फैट्स की बात करते हैं। एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इनमें नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स की बात होती है, मतलब विटामिन और खनिज। इस तरह के अलग अलग पदार्थ हमारे शरीर में मिलते हैं। तो इनमें से एक चीज होती है जिसको आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये होता है पौधों से उत्पन्न। तो ये जो प्रश्न था यहीं पर पूछा गया। अब इस प्रश्न की अच्छे से यहाँ पर समीक्षा की जाए तो क्या पूछा जा रहा है कि हर साल जो ग्रह पृथ्वी है उसकी सतह पर बड़ी मात्रा में जो पौधा सामग्री है जिसमें सेल्यूलोस जमा हो जाता है। अब इस सेल्यूलोस का जो है आपको किसमें जो है उसका परिवर्तन करना है, उसको किस चीज में बदलना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अन्य अंतिम उत्पादन से पहले सेल्यूलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो इस प्रश्न में आपको प्राकृतिक प्रक्रिया पूछी गई थी, मतलब नेचुरल प्रोसेस पूछी गई है जिसके तहत सेल्यूलोज कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य वस्तुओं में बदलता है। तो ऐसी कैसी चीजें आपको देखने मिलती है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो देखा जाए तो सबसे पहले आप यहां पर 3 चीजें रहेंगी आपके प्रश्न में। एक रहेगा परिचय, दूसरा जो मेन बॉडी है, मुख्य जो इसकी बिंदु है वो, और फिर आपको निष्कर्ष के बारे में बताना है।
मतलब आपका इंट्रोडक्शन, और दूसरी चीज है आपकी मेन बॉडी, और तीसरी चीज है इसका कंक्लूजन। इस तरीके से आपको प्रश्न कवर करना है। तो अगर आप देखेंगे इस प्रश्न को, तो सबसे पहले जो शब्द आपको बार बार आ रहा है वो है सेलुलोज। तो आपको समझाना पड़ेगा कि भाई सेलुलोज होता क्या है। तो सेलुलोज के बारे में अच्छे से समझना है, और फिर आपको कुछ प्राकृतिक तरीके बताने पड़ेंगे, कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया बतानी पड़ेगी जिसके तहत ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, CO2, H2O और अन्य पदार्थों में। तो ये जो है इस पर पूरी समीक्षा करनी है। तो देखते हैं भाई इस प्रश्न को आप किस तरीके से बता सकते थे। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो इंट्रोडक्शन वाला है। तो इंट्रोडक्शन वाली चीज में आप क्या बताएंगे कि भाई सेलुलोज क्या होता है। तो सेलुलोज एक तरीके से मैंने आपको बताया ये क्या है, कार्ब ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। अभी कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा याद रखेंगे तीन चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन पदार्थ इसके अंदर काफी मात्रा में होते हैं। अब ये चीज कैसे बनती है, तो ये चीज एक प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर जिसको क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के तहत जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो जो भोजन बनाने में जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ये तीनों ही पदार्थ बनते हैं जटिल मात्रा में। तो ये जो है एक तरीके का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। किसका, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। प्रोटीन जब आ जाता है, ये एक अंतर यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में अगर कोई अंतर पूछे तो प्रोटीन में होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, पादपों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो एक चीज आपको पढ़ाई जाती है प्लांट्स के अंदर कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, इनके बाहर एक मोटी परत होती है, इनकी कोशिकाओं के बाहर एक मोटी परत होती है, इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो होता है ये इसी को कहा जाता है सेल वॉल। मतलब इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। और फिर इनके अंदर एक और चीज होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो बाहर वाली चीज होती है इसी को सेल वॉल कहा जाता है, और अंदर वाली जो चीज होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो हमें जो चीज बताई जाती है कि ये जो पौधों के बाहर जो एक मोटी सी परत पाई जाती है ये किसकी बनी होती है, तो बताते हैं कि ये जो बाहर पौधे की परत है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज पौधे के अंदर निरंतर बनता जा रहा है, अलग अलग प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिसके तहत सेल्यूलोज बनता जाता है। तो ये प्लांट के शरीर में भी होता है। इस प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या होता है कि भाई सूर्य की रोशनी में जो हरे पौधे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और जटिल पदार्थ बनाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के तौर पे होता है। तो अगर हम देखें पौधे की कोशिकाओं के बाहर एक चीज होती है जिसको क्या बोल सकते हैं हम, जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। तो ये सेलुलोज क्या है, एक बहुलक है। किसका बहुलक है, ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। इसी को आप क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। तो पॉलीसेकेराइड भी इसको कहा जाता है। ये एक तरीके का मैंने आपको क्या बताया, जब आप इसको लिखेंगे तो वहां पर बताएंगे कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बहुलक है, एक पॉलीमर है। इसके अलावा ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड भी कहलाता है। तो सेकेराइड क्या है, मतलब ग्लूकोज का ही अलग अलग, जैसे मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड होता है। ये बहुलक जो है पॉलीमर की रेंज में आ जाता है। तो ये चीज आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलता है, तो मैंने आपको बताया, इसको आप बता सकते हैं, ये मिलता है कोशिका भित्ति में।
कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल में सबसे ज्यादा दिखने मिलता है। और ये कोशिका भित्ति कहाँ मिलती है? तो पौधों के बाहरी परतों पर ये जो है सेल वॉल पाई जाती है। तो आप उस चीज को भी बता सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज कहाँ बता सकते हैं? तो भाई जो भी रेशे होते हैं, मतलब जो भी फाइबर्स होते हैं, उन जगहों पर क्या मिलता है? तो आपका जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेलुलोज। पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन हो रहा है सेलुलोज के ऊपर। तो सेलुलोज आपको कोशिका भित्ति में मिलेंगे, रेशों में मिलेंगे। क्या होते हैं? तो एक तरीके से बहुलक होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तौर पर होते हैं। ये अघुलनशील होते हैं। इनकी विशेषताओं में आप ये भी बता सकते हैं, ये क्या होते हैं? अघुलनशील, मतलब जल में किसी भी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये इनसॉल्यूबल है, आसानी से सॉल्यूबल नहीं रहेंगे। कॉम्बिनेशन किसका है? तीनों ही चीजें हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन जहां आ जाएगा उसको हम प्रोटीन कह देंगे। इसके अलावा एक और चीज इससे जुड़ी हुई हो सकती है कि इनसॉल्यूबल होने के साथ साथ ये इनका आकार जो होता है छोटे छोटे होते हैं। तो ये जो है रवेदार भी होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, माइक्रोफाइबर्स होते हैं, मतलब इनके अंदर निम्न स्तर के जो है रेशे भी पाए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं आप बता सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें आप लिखने के बाद क्या करेंगे? कैसे बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनता है। अब आपसे इस प्रश्न में जो पूछा गया था उस पर आइए। ये चीज तो आप इंट्रोडक्शन में लिख ही देंगे। तो यहां पर आप ये बता देंगे, हर साल पृथ्वी की सतह पर बड़ी मात्रा में पौधे सामग्री सेलुलोज जमा की जाती है। तो कैसे जमा की जाती है? सेलुलोज क्या होता है, यहां तक आपने बता दिया। अब आपका जो सेकंड प्रश्न है, मतलब इसी के अंदर, कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अन्य अंतिम उत्पादों के उत्पादन से पहले सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है? तो आपको अभी ऐसे ऐसे प्रोसेस बताने पड़ेंगे, ऐसी ऐसी प्रक्रिया बतानी पड़ेंगी कि कौन से ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं जिससे सेलुलोज क्या होता है, आपको CO2, वाटर और अदर एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। तो आपसे मेन बॉडी में ये चीज बतानी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन में तो आपने बता दिया सेलुलोज क्या है, तो ये तो आपका वो चीज हो गई। अब आपको यहां पर बतानी है प्राकृतिक प्रक्रिया। भाई प्राकृतिक प्रक्रिया कौन कौन सी है? नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हो रहा है? सेल्यूलोज बदल रहा है किस पे? तो सेल्यूलोज बदल रहा है आपका CO2 प्लस H2O प्लस अदर प्रोडक्ट्स पे। तो अब देखिए, इसके लिए आपके पास अलग अलग प्रक्रिया है। क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है? तो ध्यान से सुनेंगे हम। यहां पर सबसे पहली जो चीज होती है, कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो इस प्रक्रिया को करने में मदद करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें प्राकृतिक रूप से पूछी गई हैं। आप निष्कर्ष में जरूर डाल सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप आर्टिफिशियल वे में, मतलब कृत्रिम तौर पर क्या बना सकते हैं? CO2 H2O बना सकते हैं। जैसे बायो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, मतलब आपका एक जैव किण्वन एक प्रक्रिया है जिसके बना सकते हैं आप। बायो रिएक्टर्स आ गए हैं। तो ये सारी कृत्रिम प्रक्रिया हैं, लेकिन आपसे प्रश्न में प्राकृतिक प्रक्रिया पूछी गई है। तो कंक्लूजन में भले डाल सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बॉडी है वहां पे आपको प्राकृतिक ही चीजें बतानी पड़ेंगी। तो भाई आपका ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सेलुलोज सीधे CO2 और H2 में बदलता है? तो इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं में सबसे पहले आप बता सकते हैं कि एंजाइम की मदद ले सकते हैं आप। एंजाइम की अगर आप मदद लेंगे तो क्या होगा? एंजाइम की मदद से ये पूरा सेल जो है सेलुलोज परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है? तो इसको देख लीजिए। एक प्रक्रिया होती है जिसमें सेलुलोज को सेलुलेस, एक एंजाइम है, एक एंजाइम है, इसके साथ जो है रिएक्शन कराते हैं। और इस रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता है आपका? तो आपका बन जाता है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से आप क्या करेंगे? तो इस ग्लूकोज को अगर आप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जो आप रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो देखिए, रेस्पिरेशन, हम आम रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल ऐसा नहीं स्वच्छोवास की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रीथिंग की बात नहीं कर रहे हैं कि श्वास ली सांस छोड़ी, सांस ली सांस छोड़ दी। इससे तो सिर्फ क्या होगा? इससे तो आपने कुछ चीजें ली और कुछ छोड़ दी। वो चीज ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन एक वैसी प्रोसेस है, आपकी श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर जो जटिल पदार्थ जैसे ग्लूकोज से हम क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं।
तो ये एक तरीके की उपापचय प्रक्रिया है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए क्या होता है, ग्लूकोज से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया है, इसमें ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो रहता है, उसमें जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, मतलब ये ऑक्सीकृत जो है प्रक्रिया है, ये एक एरोबिक रिएक्शन है, जिसमें जो ऑक्सीजन जाता है अंदर, वो क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ देता है, किसमें, CO2, H2O और ATP के तौर पर हमें ऊर्जा मिलती है, लगभग 38 ATP की ऊर्जा मिलती है। तो ये एक प्रक्रिया हो गई जिसके तहत क्या बनता है, तो जिसके तहत सेलुलोज किस चीज में परिवर्तित हो जा रहा है, CO2, H2 और ATP। तो यहां पर एक लंबी प्रोसेस है जिसमें आपका एक एंजाइम भी काम कर रहा है, फिर दूसरी प्रक्रिया जो है रेस्पिरेशन भी काम कर रही है, और रेस्पिरेशन के बाद इस तरह की ये प्रक्रिया होती है। तो ये एक तरीके का ऑक्सीकृत श्वसन वाली जो प्रक्रिया थी, इससे भी ये चीज बन गई, तो आप ये भी बता सकते थे। इसके अलावा एक और प्रक्रिया होती है जिसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सेलुलोज को लिया जाता है, सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हाइड्रोलिसिस मतलब इसको जल की जो है प्रेजेंस में, मतलब जल की मौजूदगी में इसको प्रक्रिया की कराई जाती है, और इससे जो है क्या बनाया जाता है, स्टार्च बनाया जाता है। स्टार्च क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सेलुलोज से ही बना हुआ एक पदार्थ होता है स्टार्च। जैसे हमारे शरीर में भोजन खाने पर ग्लाइकोजन बनता है, वैसे ही पौधों के अंदर स्टार्च का निर्माण होता है, और इस स्टार्च को फिर किस में बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। और ये भी एक प्रक्रिया है, इस ग्लूकोज से फिर क्या किया जाता है, तो इस ग्लूकोज से आपका जो ये पदार्थ है CO2, H2O और ATP के तौर पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है, मतलब देखिए आपको ग्लूकोज ही चाहिए और ग्लूकोज के बाद श्वसन कर दिया तो आपको वही प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये भी एक प्राकृतिक तरीका होता है। इसके अलावा बायो ट्रांसफॉर्मेशन करके कई चीजें होती हैं जिसमें MI ग्लूकोज वगैरह जो है इनका निर्माण होता है, ये भी एक प्रक्रिया बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा किण्वन का प्रक्रिया, आपने लुई पास्चर का नाम सुना होगा। लुई पास्चर ने हमको कई प्रोसेस बताई थी, कई तरह की प्रक्रिया बताई थी, रेबीज का टीका के बारे में उन्होंने बताया था, साथ साथ उन्होंने जो है पाश्चराइजेशन, जो दूध का पाश्चराइजेशन होता है उसके बारे में बताया था, पाश्चरीकरण क्या होता है। ऐसी एक और प्रक्रिया बताई थी फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन में उन्होंने बताया था कि भाई जो ये आपका एंजाइम की मदद से आपने सेलुलोज को ग्लूकोज में बदल दिया, फिर उस ग्लूकोज को आप क्या करिए, ईस्ट जो होता है इसकी मौजूदगी में आप क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को परिवर्तित कर देते हैं किसमें, तो ग्लूकोज जो है ये जो आपने ग्लूकोज का इस्तेमाल किया है ये बदल जाता है आपका इथेनॉल में, इथेनॉल C2H5OH के रूप में, और इसके साथ भी कई तरह की गैसेस निकल जाती हैं। तो ये जो है ये भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपका सेलुलोज ग्लूकोज में, ईस्ट की मौजूदगी में इथेनॉल में, और इथेनॉल का प्रयोग फिर आपका कई तरह के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये भी एक प्रक्रिया आप वहां पर बता सकते थे। इसके अलावा एक और तरीके की चीज होती है कि जब कई तरह के पशु होते हैं, जैसे गाय को आपने जुगाली करते हुए देखा होगा, गाय जब अनाज चबाती है तो उसके शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, मीथेन गैस को जो है निकालते हैं। तो मतलब कि आपका कई तरह के काऊ, पांडा, मतलब गाय की बात कर लें, पांडा की बात कर लें, कई तरह के और भी जीव होते हैं जिनके मुंह में क्या होते हैं, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो वहां से भी जो है आप ये बता सकते हैं कि जो वो घास खाते हैं जिसके अंदर क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है, वो परिवर्तित होता है मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और बाकी पदार्थों में। तो वो प्रक्रिया भी बता सकते हैं। दूसरी आपने सुना होगा कि जो सीवेज जो टैंक्स होते हैं वहां पर भी मीथेन गैस डेवलप होती है। तो मीथेन जो बनती है हमारे अंदर, तो सेलुलोज का पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, लेकिन होता क्या है, हमारी जो आंतें होती हैं, हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, गट जो जिसको कहा जाता है, उस गट के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो इनको परिवर्तित कर देते हैं। किस तौर पर, ये सारे प्राकृतिक तरीके बता रहा हूं मैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं बता रहा हूं मैं कि जो आप किसी मशीन के या बायो रिएक्टर की मदद से कर रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है प्राकृतिक तौर पे होती हैं। तो उसको भी बता सकते हैं कि जो गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन में परिवर्तित करते हैं, तो वो भी बदल जाता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रोसेस हैं जिनको आप वहां बता सकते थे कि भाई किस तरीके से सेलुलोज अलग अलग पदार्थों में टूटता है। तो ये प्रश्न में
यही मेन चीज पूछी गई थी। तो ये कौन कौन सी प्रक्रिया है, इसके आप कंक्लूजन में ये भले डाल सकते हैं कि कई तरह के कृत्रिम तरीके भी हैं जिसके तहत आप जो है सेलुलोज को परिवर्तित कर लेते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में, पल्प इंडस्ट्रीज में, ऐसे बहुत सारी जगहों पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ था। इसके बाद बढ़ते हैं अगले 15 नंबर के क्वेश्चन में, जो कि जिसकी वर्ड लिमिट थी 250 शब्द। तो इसमें किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं उन पर भी बात करते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा गया है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट एंड हाउ डू वैक्सीन वर्क, व्हाट अप्रोचेस वेर अडॉप्ट बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि वैक्सीन विकास के पीछे मूल सिद्धांत क्या है, टीके कैसे काम करते हैं, और भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा कोविड-19 टीके के उत्पादन के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समीक्षा करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर कितने भाग हैं, इस प्रश्न के अंदर 3 प्रमुख भाग हो गए। सबसे पहले वैक्सीन विकास के मूल सिद्धांत क्या है, मतलब व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पूछा गया है हाउ डू वैक्सीन वर्क, वैक्सीन कैसे काम करती है, मतलब जो टीके होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। और तीसरा बताना है कि व्हाट अप्रोचेस वेयर अडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 भाग दिए हुए हैं। समझना है आपको, यहां पर 3 भाग हैं। पहला आपको वैक्सीन बतानी पड़ेगी कि भाई क्या वैक्सीन का सिद्धांत है, ये एक पहला भाग। दूसरे भाग में ये कैसे कार्य करती है, और तीसरा भाग में कि भारत के अंतर्गत जो वैक्सीन बनाई गई हैं वो किस आधार पर बनाई गई हैं, क्या इनके जो है लेखा मतलब इनकी क्या किस तरीके से इनको बनाया गया, ये किन जो है तकनीक पर किस तरह की, ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न है, ये जैव प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, तो किस प्रौद्योगिकी के आधार पर इसको बनाया गया है, वैक्सीन बनाने के लिए और कौन कौन से तरीके होते हैं, उन सारी चीजों पर आपको चर्चा करनी है। तो एक एक करके इस पर हम बात करते हैं। तो देखते हैं एक एक चीज पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है प्रश्न में उस पर बात करते हैं। देखा जाए तो पूछा गया है बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, मूल सिद्धांत क्या है, इस पर बात करनी है। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सिद्धांत की। अब जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो देखा जाए तो हमारे शरीर में एक चीज होती है जिसको कहा जाता है इम्यूनिटी। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, प्रतिरक्षा। तो भाई जो प्रतिरक्षा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि भाई आपकी जो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी ही होती है, आपको किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, और उसके आधार पर आप कोई बीमारी से किस तरीके से लड़ेंगे, क्या आपका जो है शरीर किस तरह की गतिविधि दिखाएगा, ये सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। तो देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि भाई शरीर के अंदर इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, प्रतिरक्षा बहुत जरूरी है। तो भाई प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार की होती है। एक प्रतिरक्षा होती है जिसको कहा जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है आपका जन्मजात प्रतिरक्षा, और एक चीज होती है जिसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है ये हमें जन्म से मिलती है। जैसे हमारे शरीर में ज्वर आना, फीवर आना, ये एक तरीके की जन्मजात प्रतिरक्षा है, हमारा शरीर अपने आप प्रक्रिया दिखाता है। हमारी त्वचा की बात करें, स्किन की बात करें, तो स्किन जो है वो एक जन्मजात प्रतिरक्षा का काम करती है। दूसरी अगर हम बात करें हमारे आंसू, टीयर्स, म्यूकोसा, ये सारे फिजिकल बैरियर हैं, भौतिक बाधाएं हैं जो शरीर में जन्म से हर बच्चे को मिल रही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जन्म के बाद हमें उपार्जित करनी पड़ती है, प्राप्त करनी पड़ती है। ऐसी इम्यूनिटी को कहा जाता है
एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर भी दो भाग होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर भी दो तरह की चीजें देखने मिलती हैं। एक्टिव का मतलब होता है जो सक्रिय आपकी प्रतिरक्षा होती है उपार्जित, ये आपको एक चीज से मिलती है जिसको कहा जाता है बी और टी सेल। ये बी टी सेल अगर आप पढ़ेंगे तो WBC के अंदर पाए जाते हैं और WBC इनका निर्माण करता है बी और टी सेल का। इसके तहत जो आप प्रतिरक्षा उपार्जित करते हैं वो आपको अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो रही है तो ये बी सेल जो होता है, ये बी सेल कई तरह के आपकी एंटीबॉडीज डेवलप करता है। हमारे शरीर में अलग अलग आयु में हमें अलग अलग तरह की जो है एंटीबॉडीज डेवलप की जाती है। अब एंटीबॉडी क्या होती है, तो हमारे शरीर के अंदर कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन पाया जाता है, इन प्रोटीन को ही एंटीजन कहा जाता है। इन एंटीजन के विरुद्ध लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं। तो शरीर कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो ये बनाता कौन है, तो ये बी सेल बनाता है। इसके अंदर IgG बनता है, IgE बनता है, IgM बनता है, ऐसे कई अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी होती है। तो ये जो है आपका सक्रिय तौर पर सीधे तौर पर बनाई जाती है। ऐसे ही टी सेल होता है, ये टी सेल भी दो तरह की इम्यूनिटी बनाता है। इसको सेलुलर इम्यूनिटी कहा जाता है या कोशिकी जो प्रतिरक्षा है उसको कहा जाता है, जो कि मुख्य तौर पर जो एड्स के मरीज होते हैं उनमें ये टी सेल जो होता है काफी ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये क्या हो गया कि हमारे शरीर ने किसी बीमारी से लड़ने के लिए काम किया और इस तरह का प्रतिरक्षा वहां पर निर्मित कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, शरीर ना बना पाता है तो उसकी जगह फिर हम क्या करते हैं, इसी में एक चीज आ जाती है जिसको कहा जाता है वैक्सीन, इनको हिंदी में टीके कहा जाता है। तो ये जो वैक्सीन है एक तरीके की सक्रिय ही उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, लेकिन ये हमारा जब शरीर एंटीबॉडी नहीं बना पाता तो उसको अलग से वो एंटीबॉडी बनाकर दे दी जाती है। तो वैक्सीन भी अलग अलग तरीके की होती है, OPV टाइप की होती है, एक इंट्रावेनस करके होता है जो हमारी शिराएं होती हैं उनमें डाला जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा बचपन में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, आपको भी कोविड की वैक्सीन लगी होगी तो इंजेक्शन के थ्रू लगाई गई है। लेकिन जब कई बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो वो ओरल दवा होती है, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाती है जिसको OPV कहा जाता है। ऐसे IPV भी होता है, उनको इंट्रावेनस कहा जाता है जो आपके वेनस में जो है इंसर्ट की जाती है। ऐसे ही आप देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा का एक भाग होता है पैसिव। ये जो है जैसे कि माँ के जो दूध में जो बताया जाता है वो पैसिव तरह की एक तरीके की इम्यूनिटी होती है, मतलब ऐसी प्रतिरक्षा है जो उपार्जित है, बच्चे में जन्म से नहीं है। जन्म से तो कौन सी होती है, उसको कहा जाता है इनेट इम्यूनिटी। लेकिन जो हम पैसिव की बात कर रहे हैं जो एक तरीके से सीधे तौर पे नहीं मिलती है, मतलब इसको हम प्रत्यक्ष ना बोलें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। तो इसमें कई बार जैसे आपने प्लाज्मा थेरेपी सुनी थी कि कई कोविड के पेशेंट्स को जिनके शरीर में जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी उनका प्लाज्मा लेकर दूसरे की बॉडी में चढ़ा दिया, तो वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष उपार्जित प्रतिरक्षा का भाग हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि माँ से बच्चे को मिलता है, तो इसलिए जो है माँ के दूध को काफी ज्यादा जरूरी बताया जाता है, वो आपका अप्रत्यक्ष उपार्जित जो है प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहां पर हमारी जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई प्रतिरक्षा का ये जो वैक्सीन का सिद्धांत है वो किस पे काम करता है, तो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत इम्यूनिटी की प्रतिरक्षा के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रश्न को अगर आप समझेंगे तो पहला भाग में आप ये बता सकते हैं कि भाई क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है या इसके पीछे का मूल सिद्धांत क्या है। तो मूल सिद्धांत में आप इम्यूनिटी को वहां पे बताएंगे, प्रतिरक्षा को बताएंगे, उसके हिसाब से आप बता पाएंगे कि जो हम उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसमें वैक्सीन जो होती है, टीके जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो आपका पहला जो भाग है वो आपने बता दिया। अब दूसरे भाग पर बात करनी है कि भाई टीके कैसे काम करते हैं। ये एक दूसरी चीज है जो हमको समझानी पड़ेगी कि भाई टीके अगर किसी को भी लगाए गए हैं तो वो टीके होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो देखा जाए तो हमारे शरीर में एक चीज होती है जिसको कहा जाता है WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो है 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें अभी मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, बी सेल्स और टी सेल्स। ये जो है आपका इसी के अंदर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर होती है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है न्यूट्रोफिल
एक बेसोफिल और ईसाइनोफिल, ये सब श्वेत रक्त कणिकाओं के हिस्से होते हैं। अब देखिए यहां पर होता क्या है, ये तो हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक तौर पर कोई चीज बनती है, उसके आधार पर होता है कि ये जो हमारी शरीर के अंदर जो श्वेत रक्त कणिका है वो सीधे सीधे तौर पर बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं। अब बात यहाँ पे हो रही है कि टीके कैसे काम करते थे। तो टीके भी एक तरीके की क्या है, प्रतिरक्षा ही प्रदान कर रहे हैं। तो जब टीके हमारे शरीर में जाते हैं तो होता क्या है कि इन सारी चीजों का काम है अलग अलग बीमारियों से काम करना। जैसे ये न्यूट्रोफिल जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है शरीर में, लगभग 65 से 70% यही होता है। कोई छोटी सी बीमारी आपको हो गई तो न्यूट्रोफिल बढ़कर उस चीज को दबाने की मदद करता है। लेकिन आपके शरीर में एक ऐसी कोई चीज आ जा रही है, कोई ऐसा फॉरेन चीज आ जा रही है जो कि आपके शरीर ने कभी महसूस नहीं करी है, तो क्या होता है, शरीर का प्रतिरक्षा उस समय फेल हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उस समय वैक्सीन दी जाती है। अब वैक्सीन जो दी जाती है कि वो शरीर के अंदर तो खुद एक अलर्ट सिस्टम लगा हुआ है, खुद एक जो है एक तंत्र बना हुआ है जो बीमारी से हमेशा लड़ने में मदद करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि शरीर का तंत्र काम नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को वैक्सीन दी गई। अब वैक्सीन देने के बाद उसी तरह का, जैसे आपको अभी कोविड हो गया या कोविड में कई लोगों को वैक्सीन दी गई, तो वैक्सीन क्या होती है कि आपका किसी को वैक्सीन हुई थी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसका नाम था कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो वैक्सीन थी वो किससे ली गई थी, तो चिंपांजी के अंदर जो एडिनो वायरस था उसका ही अंश लेकर शरीर में डाल दिया जा रहा है। तो उस तरीके के की जो हमारे रिस्पॉन्स है, हमारा कैसे कोई बीमारी से कोई लड़ेगा, तो शरीर के अंदर अगर उसके छोटे से भी कण डाल दिए गए तो उससे बीमारी से लड़ने में शरीर को एक समझ जो है मेमोरी सेल डेवलप कर दिया जाता है। और फिर अगर किसी को वास्तविक तौर पर कोविड होता है तो बीमारी से आसानी से लड़ लेता है। तो टीके कैसे काम करते हैं, तो टीके अलग अलग तरीके के होते हैं, इसमें किल्ड पैथोजेंस डाला जाता है, टॉक्सॉइड पैथोजेंस डाला जाता है, mRNA वैक्सीन प्रकार होते हैं, इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं। ये अलग अलग तरीके के आपके जो है टीके दिए जाते हैं और ये किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। तो पहले तो आपको प्रतिरक्षा बताना पड़ेगा, फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि हमारा वास्तविक तंत्र कैसे काम करता है। और जब हमारा वास्तविक तंत्र नेचुरली जो है प्राकृतिक तौर पर नहीं कर पाता, तब हम आर्टिफिशियल तौर पर जाते हैं। तो टीके एक तरीके से प्रतिरक्षा देते हैं। कैसी प्रतिरक्षा देते हैं, तो उपार्जित प्रतिरक्षा देते हैं, और उस उपार्जित प्रतिरक्षा से शरीर जो है कृत्रिम तौर पर टीकों का इस्तेमाल कर कर इन बीमारियों से लड़ता है। और अलग अलग जो है ये निर्भर करती हैं। ये अगर हम इस पे बात करें तो इन पे देखा जाए तो कई तरह की चीजें होती हैं। इसमें ओरल भी हो सकता है, मतलब आप मुख से ये वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर आप नेसल, अभी कई कंपनियां ऐसी बना रही हैं जिनमें आप नाक के माध्यम से इन टीकों को ग्रहण कर सकते हैं। और तीसरा होता है आई इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब आपकी जो शिराएं होती हैं उन शिराओं में सीधे लगाया जाता है। अब ये तो आप बता देंगे कि इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब इस प्रश्न के अंदर तीसरा भाग भी दिया हुआ है कि आपको बताना है कि भाई व्हाट अप्रोचेस वेर एडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। मतलब यहां पर आपको भारतीय जो वैक्सीन के निर्माता हैं कोविड-19 टीकों के उत्पादन के लिए, उन्होंने कौन से तरीके या दृष्टिकोण अपनाए थे, उस चीज पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखा जाए तो आप यहां पर क्या बता सकते हैं, यहां पर आप बता सकते हैं कि भाई हमारे यहां दो तरह की वैक्सीन बनाई गई। एक आपने सुना होगा कोविशील्ड और एक है कोवैक्सीन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दोनों ही वैक्सीन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई है, तो कोविशील्ड में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो आपका पुणे के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन साथ साथ इसमें किसका साथ था, तो ऑक्सफोर्ड का भी था और एस्ट्राजेनेका का भी था। इसके अलावा ये किस पे आधारित थी, तो ये एडिनो वायरस पे आधारित थी, जो किसके अंदर देखने मिल रहा था, एक चिंपांजी के अंदर देखने मिला था। तो इस चिंपांजी के शरीर से उस पर एडिनो वायरस डाला गया और उसके अंतर्गत जो एंटीबॉडी डेवलप हुई गई उनको जो है निकालकर सीधे तौर पर इस वैक्सीन में प्रयोग किया गया। और इसका एक अगर हम पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया होता है
इस बैक्टीरिया के अंदर कई तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। इस प्लाज्मिड को निकालकर एक कल्चर प्लेट होती है जिससे आप बहुत सारी तरह की वैक्सीन बना सकते हैं या वैक्सीन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्लाज्मिड को निकालकर क्या किया जाता है, बाहर कल्चर प्लेट पे डाला जाता है और फिर इसके अंदर एक दूसरा भाग मिलाकर वैक्सीन डेवलप की जाती है। तो इन्होंने किसका प्रयोग किया, चिंपांजी के ऊपर एडिनो वायरस डाला और उस एडिनो वायरस के बाद एक वैक्सीन डेवलप करी जिसको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहा जाता है या टीके कहा जाते हैं। इस रिकॉम्बिनेंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मॉडर्ना का नाम सुना होगा आपने। मॉडर्ना ने mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन बनाई थी जो बहुत कठिन होती है। मतलब वो आप पढ़ेंगे तो आसान लगेगा, लेकिन कोविशील्ड ने रिकॉम्बिनेंट पे बनाया है। कोवैक्सीन की बात करें तो इसको भारत बायोटेक ने बनाया। भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है और इसमें क्या किया गया है, तो मृत वायरस का प्रयोग किया गया है, मतलब मृत विषाणु का प्रयोग किया गया है। ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है कि आपके शरीर में जाकर बीमारी ही डेवलप कर दे, लेकिन ये एक मृत तरीके का जो आपका वायरस के सैंपल्स हैं उनको प्रयोग किया गया है और उसको प्रयोग करने के बाद वैक्सीन में डाला गया है कि उस तरीके की आपकी एंटीबॉडी डेवलप हो और जब किसी को कोविड हो तो उस तरीके के जो किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर बॉडी ने दिखाना चालू किए तो उस पर सीधे तौर पर ये काम कर देगा। तो ये जो है ये दोनों ही इंट्रावेनस थी और ये भारत के द्वारा पूरी भारतीय वैक्सीन कहला रही थी कोवैक्सीन। और इस पे मतलब इन दो वैक्सीन्स के ऊपर आप आसानी से वहां पे बता सकते थे कंपनी क्या थी, किस पर आधारित थी और ये जो है वायरस के लिए कैसे इफेक्टिव थी। तो इन सारी चीजों को आपको वहां पर एग्जाम्स में एक्सप्लेन करना था। तो होप ये चीज आपको समझने आई होगी। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि लॉन्च ऑन 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन मच इन द न्यूज सिंस देन। व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर which make it superior to the predecessor space telescope? What are the key goals of this mission and what potential benefit does it hold for the human race? देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तब से काफी चर्चा में है। तो एक भाग तो आपका ये है जिसमें आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताना है अच्छे से। दूसरा, इसकी अनूठी विशेषताएं क्या हैं जो इसे पूर्ववर्ती अंतरिक्ष दूरबीनों से बेहतर बनाती है। मतलब इससे पहले जितने भी आपके टेलीस्कोप भेजे गए थे स्पेस में उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और फिर इस मिशन के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं ये आपको बताना पड़ेगा, इसके लक्ष्य क्या हैं। और चौथा आपको बताना पड़ेगा कि मानव जाति के लिए इससे क्या संभावित लाभ हैं, कि मानव जाति को इससे क्या लाभ होने वाला है। तो इस प्रश्न के अंदर 4 भाग देखा जाए तो डले हुए हैं। एक तो करंट का जो न्यूज़ है उसको बताया गया कि भाई 25 दिसंबर को इसको भेजा गया, तो आपको बताना पड़ेगा किसके द्वारा भेजा गया। फिर ये जो है ये इसकी क्या विशेषताएं हैं। तीसरी चीज जो बतानी है आपको, इस मिशन के लक्ष्य क्या हैं। और चौथी क्या है, मानव जाति के लिए क्या संभावित लाभ हैं। तो सारी चीजों पर हम अच्छे से बात करेंगे। तो देखते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप देखने में कुछ ऐसा है। और ये जो है कब भेजा गया, तो 25 दिसंबर 2021 को इसको भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया, तो ये जो भेजा गया है आपका, इसमें नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका इसमें सहयोग है, कनाडा स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तीनों का सम्मिलित प्रयास के द्वारा इसको भेजा गया था। कितने रुपए लगे इसमें, तो बताया गया 75,000 करोड़ का खर्च से इस टेलीस्कोप को बनाया गया। अब आप सोच रहे होंगे इतना पैसा लगाकर इसको क्यों भेजा गया, तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये आपका 15 लाख किलोमीटर दूर रहकर भी पृथ्वी से, आपका पृथ्वी के ऊपर कोई परिंदा भी उड़ रहा होगा तो उसके बारे में भी एकदम सटीक हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये इसकी बहुत सारी चीजें हैं। और इससे क्या है, इसका प्रयोग करके अभी आइंस्टीन रिंग को भी इसके द्वारा देखा गया है। साथ साथ ये जो है, जो पुराने टेलीस्कोप भेजे गए थे उनसे काफी ज्यादा तेज है। कैसे तेज है, तो इससे पहले 1990 में नासा के द्वारा हबल टेलीस्कोप भेजा गया था। हबल टेलीस्कोप से इसकी क्षमता बताई जा रही है 100 गुना अधिक है। तो ये जो है पुराने टेलीस्कोप से ज्यादा जो है आपका पावरफुल है। दूसरी अगर हम बात करें
तो इसका जो नाम रखा गया, क्या रखा गया, जेम्स वेब के नाम पे रखा गया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये जेम्स वेब कौन थे, तो इनके बारे में भी समझ लीजिए। जेम्स वेब बताया जाता है कि नासा के दूसरे जो है चेयरमैन हुआ करते थे, जिन्होंने 1961 से 1968 के बीच में नासा की कमान संभाल रखी थी। उनका नाम था जेम्स ई वेब। तो जेम्स ई वेब के नाम पर इसका नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है। इसके अलावा इससे पहले कौन कौन से मिशन भेजे गए जिनसे आपको कंपैरिजन करना है, तो अगर हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में क्या खास है, तो मैंने आपको बताया था कि धरती पर उड़ती चिड़िया को भी चांद से डिटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप के मुकाबले 100 गुना ताकतवर है और टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स पर गोल्ड की बारीक परत भी लगी हुई है। अब ये परत इसलिए भी लगाई गई है क्योंकि उसका तापमान को नियंत्रित करना है। इसके अलावा ये जो है दूर दूर जो स्पेस के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में सारी सटीक जानकारी आपको प्रदान कर सकता है। अब देखिए यहां पर आपको समझना है कि इससे पहले कौन कौन से टेलीस्कोप भेजे गए थे, तो इसका जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा, हबल टेलीस्कोप से होगा। इसके अलावा केपलर से भी कर सकते हैं, केपलर टेलीस्कोप से भी मजबूत है ये। तो इसके अंदर हबल टेलीस्कोप के बारे में बता सकते हैं, हबल के अलावा केपलर के बारे में बता सकते हैं, और आपका स्पिट्जर टेलीस्कोप। ये 3 टेलीस्कोप पहले भेजे गए थे, उसके मुकाबले ये काफी महत्वपूर्ण है, क्षमता में भी अधिक है, और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेज स्पेस में प्रोवाइड कराएगा। और इसको कहाँ रखा गया है, तो जैसे सूर्य की बात कर लें, सूर्य के सामने पृथ्वी, और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जो पॉइंट कहलाता है, जिसको L2 पॉइंट या लेग्रांजे पॉइंट कहा जाता है, यहां पे रखा गया है इसको। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें हेक्सागोनल मिरर्स लगाए गए हैं, जो कांच लगे गए हैं वो हेक्सागोनल आकार के हैं, इस पे गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया गया है। इसकी विशेषताओं में आप बता सकते हैं इन सारे टेलीस्कोप से काफी ज्यादा जो है क्षमता ज्यादा है। इसमें किस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया गया है, तो IR का, इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप लगा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी प्रकाश की इसमें यंत्र हैं वो है। इसके अलावा लेकिन इसका साइज की बात करें तो लगभग 26 मीटर है, जो कि हबल टेलीस्कोप का सिर्फ 2 मीटर ही था, तो उससे ही 10 गुना ज्यादा हम बता सकते हैं। हेलो पॉइंट पर लगाया गया है, ये जो L2 है इसी को हेलो पॉइंट भी कहा जाता है। इंफ्रारेड, रेड, ऑरेंज विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पर भी, प्रकाश की किरण पे भी काम कर सकता है, हाई रेजोल्यूशन आपको इमेज प्रोवाइड करेगा, ये इसकी विशेषताओं में बता सकते हैं। इसके द्वारा और क्या चीजें की जा सकती हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि भाई इसके द्वारा हम कई तरह की ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, कई तरह की समीक्षाएं की जा सकती हैं। किन चीजों की समीक्षा की जा सकती है, तो भाई जो और भी आकाश गंगाएं हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे जो है बिग बैंग सिद्धांत के बाद जो पृथ्वी बनी है उस समय क्या स्थिति थी, उस तरह की चीजें आप इस टेलीस्कोप से, मतलब ये समय के पीछे जाकर भी आपको पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकता है, इन सारी चीजों को बता सकते हैं। इसके अलावा कि किस तरीके से ये पूरा सौर मंडल बना, कैसे जो है पृथ्वी बनी, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह हैं जिनके ऊपर पानी हो सकता है, जीवन हो सकता है, उनकी समीक्षा कर सकता है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ साथ मंगल ग्रह है, आपका बृहस्पति है, इनसे इनकी भी जो है बहुत सारी जानकारियां जो है ये आपको केपलर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स की भी लाकर दे सकता है। इसके अलावा इससे हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि प्रश्न में एक चीज तो पूछी गई, ये सारी चीज तो आप उसमें बताएंगे। अब इससे लाभ क्या होगा, इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, ये भी एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई इससे ह्यूमन रेस को, मानव को क्या कल्याण हो सकता है, या मानव को इन सारी जानकारियों से होगा क्या। तो भाई मानव को कोई भी चीज की अगर तरीके की इंफॉर्मेशंस पता चलती हैं तो वो अपना और भी तरह का विस्तार करने में मदद करता है। मतलब हमारे जीवन में क्या उपयोगी हो सकता है, किसी दूसरे जगह पर अगर लाइफ जो है, जीवन अगर पॉसिबल है, तो उससे जो है हम वहां जाकर और भी चीजें कर सकते हैं। हमारे कई तरह की जो चीजें हमारी पृथ्वी पर कमी हो रही है, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। हम पूरा का पूरा सौर मंडल के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हमें कई तरह के व्यापारिक कमर्शियल फायदे हो सकें। इसके अलावा हमारी पृथ्वी का भी और जो है
दूसरे चीजों के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी खगोलीय वस्तुओं को खोजा जा सकता है, ये भी एक चीज यहां से निकल कर आती है। इसके अलावा जो और भी अदर प्लैनेट्स हैं और भी जो दूसरे उपग्रह हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके पृथ्वी पर किस तरीके से जीवन को आसान किया जा सकता है उनके बारे में भी चीज बताई जा सकती है। इसके अलावा कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इस तरह के जो प्रश्न हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े हुए, उन पर भी हम आसानी से जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा 75,000 करोड़ रुपए से बना हुआ जो टेलीस्कोप है किसके द्वारा बनाया गया है, तो मैंने आपको बताया नासा के द्वारा, कनाडा स्पेस एजेंसी और आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा पूरा बनाया गया। और ये जो है हबल टेलीस्कोप, स्पिट्जर और केपलर के बाद बनाया गया काफी महत्वपूर्ण जो है टेलीस्कोप है, जिससे आप ये सारी जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके साइंस के अंदर से साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। 40 नंबर का यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आए हुए थे। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। होप ये सेशन आपको समझने आया होगा। कि ये सेशन कैसा आपको लगा है कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।